राजस्थान की रेत सिर्फ इतिहास की गाथा नहीं सुनाती है, बल्कि यहाँ बहती है भविष्य की दिशा तय करने वाली एक नई सोच। और इस सोच को विकसित करने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है शिक्षा का। शिक्षा वो सुनहरी चाबी है जो हमारे बंद भविष्य के ताले को भी खोल देती है, हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाती है और हमें एक नई दिशा देती है। और अलबेलो राजस्थान कार्यक्रम में हम आपको ऐसी ही एक नई सोच, एक नए विचार और एक नए शख्सियत से मिलवाते हैं। तो नमस्कार, मैं हूं आज अलबेलो राजस्थान में आपके साथ अनीशा सिंह और मेरे साथ हैं मैं प्रणय भारद्वाज। मेरी ओर से भी आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत अलबेलो राजस्थान में। जैसा कि अनीशा ने बताया, शिक्षा के बारे में आज बात होने वाली है। तो हमारा जो राजस्थान है वो कहीं से अछूता नहीं है किसी भी संस्कृति से। यहाँ की संस्कृति का वैभव बहुत ऊंचा है। यहाँ का खान पान, यहाँ की वेशभूषा, यहाँ की बोली, यहाँ का पहनावा, हर बात पे हम सारी बातों पे बात कर चुके हैं। लेकिन जो शिक्षा की बात आपने अनीशा की है, उसमें भी राजस्थान अब कहीं पीछे नहीं है। ग्रामीण जगत की जो पाठशाला थी वो भी अब उन्नति के शिखर पर आज के आधुनिक ज़माने में आगे बढ़ चुकी है। तो राजस्थान की जो शिक्षा है वो जितना ऊंचा पहुंच चुकी है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि राजस्थान देश आगे बढ़ रहा है तो राजस्थान भी हमारा आगे बढ़ रहा है। और पूरे देश में राजस्थान आकर्षण का केंद्र इसीलिए है क्योंकि हम भी कहीं पीछे नहीं रहते हैं। तो जैसा कि आपने शिक्षा की बात की, तो आज शिक्षा का माहौल बना हुआ है। शिक्षक और शिक्षा के बारे में बात करेंगे। आज हमारे अतिथि भी उसी बारे में बात करने के लिए हैं। तो हम आइए आपके साथ मिलकर स्वागत करते हैं MGT गर्ल्स स्कूल जयपुर की निदेशक अर्चना S मनकोटिया जी का। अर्चना जी, बहुत बहुत अभिनंदन आपका अलबेलो राजस्थान में। नमस्कार प्रणय जी, अनीशा जी। सबसे पहले तो बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ बुलाया जी। और इससे पहले कि आप प्रश्नों की बौछार करें मैं एक छोटी सी बात दूरदर्शन के बारे में कहना चाहूँगी कि जब दूरदर्शन का नाम आता है तो बचपन याद आ जाता है। क्योंकि वो एंटेना घुमाना और जैसे ही 6 बजते थे एक दूरदर्शन की जो धुन आती थी वो अभी भी कानों में गूंजती है। बुधवार को चित्रहार देखना, रविवार को फिल्म देखना, तो ये सारी कहानियां हमारे जो बचपन की जब हम बात करते हैं तो दूरदर्शन उसमें एक अभिन्न अंग है। बिल्कुल, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि आज दूरदर्शन पे आप लोगों ने मुझे बुलाया जी। धन्यवाद। वो एंटीना घुमाने वाली जो आपने बात कही है वो मैंने बहुत किया है एक ज़माने में। हमने भी छत पे चढ़ के बहुत किया है जी। तो मैम, आज आप इस मंच पर हम सब के बीच में पधारी हैं, हमारे दर्शकों से जुड़ने का ये अवसर मिल रहा है। तो सबसे पहले आप ये बताएं कि आप पहले एक प्रिंसिपल के रूप में कार्य कर चुकी हैं, अब आप एक निदेशक हैं। तो आपने शिक्षा के क्षेत्र को ही अपना करियर क्यों चुना? क्या आपके मन में कोई और भी करियर ऑप्शंस थे इसे चुनते समय? जहाँ तक मुझे याद होता है कि जब मैं हम बचपन में जैसे बड़े होने लगे और एक प्रश्न उठने लगा कि भाई आगे क्या करना है जी। तो कभी मेरे मन में ये आया ही नहीं कि मैं डॉक्टर बनूं या इंजीनियर बनूं या कुछ और किसी और फील्ड में जाऊं। मन में हमेशा ऐसे आता था कि हाँ, टीचर बनना है, अध्यापक होना है। और भगवान की कृपा से पढ़ाई में बहुत अच्छी रही हमेशा। तो मेरे माता पिता तो नहीं, बट बाकी लोग हमेशा कहते थे कि इतना अच्छा पढ़ाई करते हो, इतना अच्छा पढ़ने में हो, तो साइंस क्यों नहीं लेते। ये आज भी धारणा ये बनी हुई है कि अगर आप पढ़ाई अच्छी करते हैं तो आपको साइंस लेना है जी। तो माता पिता ने कभी फोर्स नहीं किया, लेकिन मेरा हमेशा मन में ये रहा कि मैं बच्चों को देखूं कि जब उन्हें कोई मैं नई चीज़ बता रही हूँ, उनके जो जिज्ञासा भरा जो चेहरा है कि वो किस तरह से एक नया ज्ञान प्राप्त करके उनके अंदर जो एक खुशी आती है कि अच्छा ऐसा भी होता है, वो वंडरमेंट जिसको कहते हैं ना, वो चीज़ देखने का बहुत एक इच्छा थी हमेशा। हाँ, जिसको मैं डिफाइन नहीं कर पाती थी तब जी। लेकिन लेटर ऑन काफ़ी साल बाद मैंने एक लेख पढ़ा था, उसमें एक छोटा सा किस्सा है जो मैं बताऊं कि एक मीटिंग चल रही है, कॉन्फ्रेंस चल रही है, उसमें बड़े बड़े लोग, पहुंचे हुए लोग बैठे हैं, डॉक्टर हैं, हाँ, लॉयर हैं, बिजनेसमैन हैं। तो सब अपना अपना बता रहे हैं कि भाई ज़िंदगी में उन्होंने क्या क्या मुकाम हासिल करे हैं। तो वो बिजनेसमैन बोलता है कि आई हैव मेड लॉट ऑफ मनी, मेरे बिजनेस आजकल इतने देशों में फैला हुआ है, मैंने ये किया है, मैंने बहुत कुछ किया है। लॉयर अपना बताता है कि मैंने इतने केस लड़े और आज मैं इंडिया का, अपने देश का एक टॉप लॉयर हूँ एंड आई मेक लॉट ऑफ मनी। डॉक्टर भी अपना बताते हैं कि 3-4 हॉस्पिटल खोल लिए, इंजीनियर अपना बताते हैं किसी ने फैक्ट्री खोल ली। तो सब बैठे हैं, उसमें एक
अध्यापक भी बैठे हैं, और तो उनकी तरफ सबसे आखिर में ही ध्यान जाता है कि भाई इनकी तो क्या सैलरी है और ये क्या करते होंगे, इनको क्या, तो बोलते हैं कि आप बताइए। तो अध्यापक कहते हैं कि आई मेक अ डिफरेंस, कि जी आई मेक अ डिफरेंस इन द जी। लाइव्स ऑफ द चिल्ड्रन, हाँ। आई मेक अ डिफरेंस इन हाउ दे आर ग्रोइंग अप, जी, एंड आई मेक द डॉक्टर्स, लॉयर्स, इंजीनियर्स एंड बिजनेसमैन, एवरी अदर फील्ड। जी तो वहाँ मुझे उत्तर मिला कि हाँ, ये मेरी सोच थी जो मैं तब डिफाइन नहीं कर पाई थी, जी। लेकिन तब मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ, दिस इज व्हाट आई वांट टू बिकम, कि मैं अपने बच्चों की लाइफ में कुछ अपनी तरफ से जो भी चेंज कर ला पाऊँ या कुछ अच्छा उसका योगदान कर पाऊँ अपनी तरफ से जी। एक शिक्षिका के तौर पर, तो वही मेरा उद्देश्य रहा है। जी जी जी। तो अर्चना जी, ये जिस चेंज की आप बात करें, जिस बदलाव की आपने महसूस किया और आप चाहती हैं कि आने वाली जो पीढ़ी है उसमें ये बदलाव आया जाए और आप उस बदलाव को लाएं बतौर शिक्षिका, लेकिन जब आपने पढ़ाई करी तो जिन संस्थाओं में आपने पढ़ाई करी, जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स थे, जो भी स्कूल्स कॉलेजेस थे, किसने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया? स्कूल अच्छा लगा था, कॉलेज अच्छा लगा था, क्या वातावरण था जो सबसे अच्छा लगा आपको? मुझे मेरे ख्याल से हर संस्था का अपनी एक प्राथमिकता रही है। बिल्कुल। कि स्कूल का एक अलग वातावरण था, वो अलग ही, मतलब एक बहुत इनोसेंट इयर्स थे, बिल्कुल मासूमियत थी उसमें, बिल्कुल, बिल्कुल। और हम बस बड़े हो रहे थे एक खुशहाल हाँ, हाँ। वातावरण में। जी, जी। तो स्कूल जब याद करती हूँ तो वो याद आता है, और पढ़ाई कर ली, उस समय तो कोई प्रेशर था ही नहीं, जी। कर लिया, अच्छा कर लिया तो भी अच्छी बात है, नहीं किया तो कोई बात नहीं, बस फेल नहीं होना था। और जब कॉलेज गए तो कॉलेज पहली बार घर से बाहर निकले और किसी और दूसरे शहर में जाके रहना पड़ा। जी। तो जिस कॉलेज में मैं पढ़ी, सोफिया कॉलेज, वो सिस्टर्स मिशनरी था, तो वो उसमें थोड़ी सी सीमाएं ज़्यादा होती हैं, उसमें इतना बिल्कुल। फ्रीडम नहीं था, तो वो भी हॉस्टल में रहना कैसे सीखा। और स्कूल से निकल के कॉलेज का एक अलग वातावरण, तो वहाँ पढ़ाई अपनी जगह है, पर जो बाकी जो हम सीखते हैं जिंदगी में, वो भी बहुत काम आता है पढ़ाई के साथ साथ। बिल्कुल बिल्कुल। फिर एमए जब किया, बड़ौदा गई, वहाँ बिल्कुल खुला वातावरण था, वहाँ बस आपको रात को 8 बजे हॉस्टल पहुँचना था, उसके पहले आप जहाँ जाएं जो करें, तो वहाँ का जो एक अलग फ्रीडम था, और जो माहौल देखा और जिस तरह से हमने जो भी सीखा, वो अलग था पढ़ाई के अलावा। जी। और कुछ सालों बाद जब मैंने नौकरी कर ली, स्कूल में पढ़ाने लगी, तब मैंने एक कोर्स किया, हार्वर्ड से कोर्स किया था, डिफरेंशिएटिंग इंस्ट्रक्शन। जी जी। मतलब बच्चों को अलग अलग तरीके से कैसे समझाया जाए। तो पहले तो मुझे ये, अब तो शायद ये सब वर्कशॉप्स काफ़ी कॉमन हो गई हैं, जी। बट 20 साल पहले ये बहुत ही डिफरेंट सब्जेक्ट था कि अलग अलग तरीका क्या होता है। एक तरीका होता है हमने समझा दिया, बच्चे समझ गए, बात खत्म। लेकिन डिफरेंशिएटिंग इंस्ट्रक्शन, जब ये शब्द आए कि जी। अलग अलग तरीके से बच्चों को पढ़ाना, हाँ जी। तब ये कोर्स करने के बाद मैंने सिर्फ पढ़ाने के अलावा फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन पे सोचना शुरू किया कि मैं ये क्यों पढ़ा रही हूँ। जी जी। ये अगर बच्चे को हम सिखा रहे हैं तो हम क्यों सिखा रहे हैं, जी। और बच्चा क्या सीख रहा है। तब तक मेरा फोकस होता था कि मुझे पढ़ाना है, आई हैव टू टीच। उसके बाद मैंने लगने कि द चिल्ड्रन हैव टू लर्न, तो मुझे उनकी लर्निंग पे फोकस करना है ज़्यादा, अपनी टीचिंग से ज़्यादा। उसमें एक पॉइंट बहुत अच्छा मुझे लगा था कि जिस पे हमको डिस्कशन करना था, ये ऑनलाइन कोर्स था, सो हमको रिसर्च करके उस पे अपने पेपर टाइप लिखना था एक, टीचिंग फॉर लर्निंग एंड टीचिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग। वो डिफरेंशिएट करना, तब मैंने उस पे विचार किया और सोचा कि एक तो हम नॉलेज सिर्फ बच्चों को पढ़ाते हैं, बता देते हैं कि जैसे कि द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, उसने भी रट लिया, उसको पता भी चल गया, आप पूछेंगे क्वेश्चन बता भी देगा जी। लेकिन उसकी अंडरस्टैंडिंग एक उम्र के बाद ही आती कि एक्चुअली हो क्या रहा है ये। सही बात है। तो बहुत सी चीज़ें हैं कि हम सिखा देते हैं, टीचिंग फॉर लर्निंग कि लर्न कर लिया, लेकिन टीचिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग, वो अंडरस्टैंडिंग या तो तब भी आती है या बहुत
देर बाद आती जी है। बिल्कुल। तो उसका तालमेल बिठाते हुए हमें पढ़ाना होता है। ये चीज़ मैंने तब सीखी जो हार्वर्ड कोर्स मैंने किया था। अच्छा 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 अच्छा। इसके साथ ही मैम आपने लीडर्स इन एजुकेशन प्रोग्राम में भी हिस्सा लिया अमेरिका में, जी। तो वो आपका अनुभव कैसा रहा? आपने बताया कि एक लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग में जो फ़र्क है वो आपने ऐसे बहुत सारे जो कार्यक्रम हैं उनका हिस्सा रहकर आपने सीखा, तो इस विशेष तौर पर इस कार्यक्रम में आपने क्या सीखा और लीडरशिप क्यों ज़रूरी है एज अ टीचर? हाँ, मतलब लीडर सिर्फ लीडर वो नहीं होता जो दूसरों को रास्ता दिखाए। लीडरशिप सेल्फ लीडरशिप भी होती है कि आप जी। अपने आप को आगे बढ़ाएं। तो आप लीडरशिप क्वालिटीज़ अपने ऊपर भी कि हम आगे कैसे बढ़ेंगे और किस तरह से कोई नई पहल करना चाहेंगे तो कैसे हम करेंगे। तो अमेरिका का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा ये रहा कि सबसे पहले तो वहाँ पे मैंने एक चीज़ जो देखी वो था कि सब कुछ बहुत सिस्टमैटिक है, व्यवस्थित बहुत रहता है। वो कोई भी प्रोग्राम करते हैं उसका शुरुआत से अंत तक एक लकीर अच्छी से खिंची होती है जी। और पर्पस डिफाइंड रहता है कि हम ये क्यों कर रहे हैं और इसमें आगे कैसे बढ़ना है। और 6 महीने हमने मैंने ये प्रोग्राम किया, उसके बाद भी हैंड होल्डिंग, उसके बाद भी उनके साथ एक कनेक्शन रहा कि अभी भी आपको किसी चीज़ में बात करनी है, पूछना है या कुछ आगे बढ़ना है, तब भी वो अभी भी वो कनेक्शन है। जी। इतना पुराना। तो एक तो उनका जो सिस्टम पूरा था, दैट इम्प्रेस्ड मी कि ये हमें थोड़ा और सिस्टमैटिक होना है इंडिया में। जी। हम करते बहुत कुछ हैं पर कहीं हमारे सिस्टम्स ढीले पड़ जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात तो ये सीखी। दूसरा 16 देश के टीचर्स आए हुए थे जी। तो उसमें जैसे इजिप्ट के थे, सेनेगल थे, मॉरिशस, मलेशिया, ब्राज़ील, पोर्चुगल। तो इतने तरह तरह के अध्यापकों से मिलना और हम 6 महीने उनके साथ रहे। एक ही फ्लैट में मैंने फ्लैट शेयर किया था, एक ब्राज़ील की टीचर से और एक सेनेगल की टीचर के साथ। अच्छा। तो रात दिन जब आप साथ रहते हैं तो बहुत कुछ सीखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और एज टीचर्स हम काफ़ी चीज़ें डिस्कस करते थे। तो वो छोटी कितनी बातें होती हैं वो डिस्कस करके और उनसे बहुत कुछ सीखा। तो वो एक्सपोजर बहुत अच्छा रहा यूएसए का। तो वो जो सीखना हुआ, मैं अनीशा की बात को आगे बढ़ाऊंगा, जो सीखना हुआ अर्चना जी, जितना भी कुछ आपने विदेश में रह के सीखा, अमेरिका में जो 6 महीने का आपका एक वक्फा था उसमें आपने सीखने की कोशिश करी, अब वो आपने जो सीखा क्या उसको अपनी जगह पर सम्मिलित कर पाए आप? अभी जहाँ पर हैं जी जी बिल्कुल। तो उसमें मैं हमेशा इस बात पे विश्वास रखती हूँ कि बदलाव हमेशा बहुत बड़ा नहीं होता है। बदलाव छोटी छोटी चीज़ों से आता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो चीज़ें मैं जब वापस आने के बाद बहुत सी चीज़ें उनको प्रयोग में लाती रही एज अ मतलब टीचर, अध्यापक के रूप में जब मैं पढ़ाती थी तो मैं वो चीज़ें कॉन्शियसली करती रही कि एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने सीखी एक्टिव लर्निंग। एक तो होता है टीचर लेक्चर दे रहे हैं, बच्चे सुन रहे हैं, तो वो पैसिव लर्निंग जी। बट एक्टिव लर्निंग इसकी जब बच्चे अपनी तरफ से ज़्यादा इंटरैक्टिव हो रहे हैं और टीचर कम बोल रहा है। जी। तो टीचर जैसे आजकल आपने सुना होगा कि टीचर हैज़ टू बी नॉट अ सेज ऑन स्टेज बट अ गाइड ऑन द साइड। बिल्कुल। मतलब आपको यहाँ बैठ के प्रीच नहीं करना है, आपको साइड में रह के बच्चों को अपने आप लर्निंग करानी। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ ये मैंने सीखी, जो मैंने कोशिश करी, हमेशा कोशिश करती रही और अभी भी कोशिश करती हूँ। जी जी। मैं जब पढ़ाती थी मैं कोशिश करती थी, अभी मैं टीचर्स को कोशिश करती हूँ यही बताने की कि आप इम्पोर्टेंट नहीं हैं जी, बच्चे इम्पोर्टेंट हैं। हाँ। आप सिर्फ साइड में रह के उनको गाइड करना है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये मैंने मतलब क्रियान्वित करने की कोशिश की। मैं ये कहूँगी 100% तो नहीं हो पाता है, पर कोशिश मेरी हमेशा और आज भी जारी है। कोशिशें ही कामयाब होती हैं। बस वही है। बिल्कुल। आपने बाहर से जब अपने आप को कुछ नया सिखाने की कोशिश की, जब आपने इन कोर्सेज में हिस्सा लिया, इन प्रोग्राम्स में हिस्सा लिया, तो आपका एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव बदला, एक दृष्टिकोण बदला बच्चों को देखने में और ये समझने में कि हर बच्चे की समझ की जो एक कैपेसिटी होती है वो अलग होती है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो वहीं से मेरा एक और जर्नी जो शुरू हुई, जैसे मैंने कहा कि मैं फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन पे और सोचने लगी। पहले था कि जब हमने शुरू किया, जब मैंने अपना काम करना शुरू किया, तब ये था कि एक सिलेबस है, पढ़ाना है, कंप्लीट करना है, अच्छे से समझाना है, एग्ज़ाम देना है, बच्चे अच्छा करें। बट अब वो फिलॉसफी पे सोचने लगी
कि हम पढ़ा रहे हैं, क्यों पढ़ा रहे हैं। और बच्चे जब पढ़ रहे हैं तो हर बच्चे की लर्निंग स्टाइल डिफरेंट है जी। उस पे सोचना शुरू किया कि जो शायद आप लोगों ने सुना होगा, हार्वर्ड गार्डनर ने उन्होंने 1950s में मल्टीपल इंटेलिजेंसेस की बात करी है। मतलब 8 तरह की इंटेलिजेंसेस होती हैं जी। एक ही नहीं होती। तो कुछ जैसे आप लोग शब्द के जादूगर हैं, शब्दों में आपकी इंटेलिजेंस शब्दों में है। सचिन तेंदुलकर की एक्शन में है जी। और कोई और होता है जो मैथ्स में बहुत अच्छा होता है, कोई म्यूजिक में अच्छा है, कोई इंटरपर्सनल स्किल्स में अच्छा है। तो ये सब भी इंटेलिजेंसेस हैं जी। जी। तो मल्टीपल इंटेलिजेंसेस वाले बच्चे होते हैं। तो हर बच्चा किसी न किसी इंटेलिजेंस के साथ पैदा होता है। तो जब आप अपना एक टॉपिक लेके जब आप पढ़ा रहे हैं तो उसको आप शब्दों में भी समझाएं, हो सके तो हम लिखित में, मतलब कोई विजुअल होता है, इसको विजुअल जल्दी समझ में आता है, किसी को सुन के श्रवण करके जो जल्दी सीखता है। कुछ हम कभी नाटकीय तरीके से एक एक्टिविटी करा के सिखाते हैं, तो वैसे भी सिखाएं। तो ये मल्टीपल इंटेलिजेंसेस को प्रयोग में लाके बच्चों की लर्निंग स्टाइल समझ के आपका जो लेसन है उस दिन का, एक दिन का 40 मिनट में आप उसको थोड़ा अलग अलग ढंग से बच्चों को सिखाएं। तो हर बच्चा अपनी लर्निंग स्टाइल के हिसाब से उसको ग्रास्प करेगा, उसको आत्मसात करेगा। जी। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी चीज़ जो मैंने सीखी। जी जी। अर्चना जी, शुरुआत में बात हुई कि हम छत पे चढ़ा करते थे, एंटीना हिलाया करते थे और हमारे टीवी पर दूरदर्शन का नज़ारा देखा करते थे और दूरदर्शन ने बहुत बेहतरीन कार्यक्रम उस समय भी प्रसारित किए, आज भी बहुत अच्छे कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। लेकिन तब से लेके अब तक का जो ज़माना है वो मॉडर्न हो गया है। अब हमें एंटीना हिलाने की आवश्यकता नहीं है, अब हम एक बहुत अच्छे HD फॉर्मेट में अपनी स्क्रीन पर देख पाते हैं। यही बात अगर शिक्षा के क्षेत्र में देखें तो जयपुर राजघराने की राजमाता महारानी गायत्री देवी जी ने बालिका शिक्षा को उस समय बहुत आगे बढ़ाने की सोची थी। आज हम आधुनिक ज़माने में आ गए, कितना बदलाव आप महसूस करती हैं बालिका शिक्षा के क्षेत्र में? तो आपने बिल्कुल सच बात कही और ये एग्जाम्पल भी बहुत अच्छा दिया, दूरदर्शन वाला एंटीना घुमाना और आज जिस स्थिति में हम लोग आज हैं। तो महारानी साहब ने 1943 में इस स्कूल की शुरुआत करी, जब स्वतंत्रता भी नहीं मिली थी हमें। राजस्थान में जैसे शायद आपको पता होगा कि इतना पर्दा सिस्टम था और लड़कियां, बहनें, बेटियां बाहर बिल्कुल निकलती नहीं थी और आदमियों से तो मिलना बहुत दूर की बात है। उनका जितना भी कम्युनिकेशन आदमियों से होता था, या तो वो भाई के रूप में या पिता के या फिर बाद में पति और पुत्र के रूप में। जी। तो और महारानी साहब पढ़ी लिखी थी और विदेश में भी पढ़ी हुई थी और उनकी जो मदर थी बड़ौदा की, उन्होंने 1800 उस टाइम पे लड़कियों के लिए स्कूल स्टार्ट किया था। तो उनका एक जो नज़रिया था वो बिल्कुल अलग था। तो जब वो जयपुर आई तो पहली चीज़, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग एक किस्सा है कि वो घूम रही थी महाराज साहब के साथ, सिर्फ 23 साल की थी जब शादी होके आई। तो वो घूमते कहीं देखा होगा, उन्होंने कहा मुझे यहाँ पे सिर्फ लड़के ही लड़के दिखते हैं, लड़कियाँ दिखती नहीं है खेलती हुई कभी। तो महाराज साहब ने कहा कि मैं यही बदलना चाहता हूँ कि लड़कियाँ बिल्कुल बाहर निकलती नहीं, और मतलब ऐसा माहौल ही ऐसा है, पर्दा सिस्टम है, ये है कि आप कुछ करो उसके लिए। तो महारानी साहब ने ये कहा कि आप मुझे, यू गिव मी अ स्कूल एंड आई विल ट्राई। और वहाँ से ये स्कूल की स्थापना हुई और महारानी साहब ने घर जा जा के लोगों को रिक्वेस्ट की कि आप अपनी बेटियों को भेजो। चाहते नहीं थे, बहुत से लोग नहीं चाहते थे, जितने जो नोन फैमिलीज थे, राजपूत से बिजनेस पीपल जितने भी थे, चिट्ठियाँ लिखी, रिक्वेस्ट किया। तो 24 लड़कियों के साथ तब शुरू हुआ था। तो वहाँ से जो शुरुआत हुई और आई थिंक वो उसका इम्पैक्ट पूरे राजस्थान में रहा। उस टाइम पे दिस वाज द फर्स्ट ऑल गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल, पब्लिक स्कूल उस टाइम का, तो वो बहुत बड़ी बात थी। तो उसका इम्पैक्ट काफ़ी मतलब दूर तक गया है और उस टाइम पे बाहर से भी लड़कियां आने लगी थी। वो ज़माना और फिर जो आप आज कह रहे हैं कि एम्पावरमेंट, आज तो गर्ल एम्पावरमेंट के लिए, लड़कियों की पढ़ाई के लिए हम इतना कर रहे हैं, तो वो एक बहुत अच्छी जर्नी रही है। और ओवर द इयर्स जो आज हमारा रीयूनियन होता है तो उसमें ग्रैंड मदर्स भी आती हैं। बिल्कुल। और अच्छा। भले ही उन्होंने नौकरी ना की हो पर उनकी वजह से आगे की जितनी भी उनकी जनरेशन है वो बहुत पढ़ी लिखी रही। जी। तो
ये बदलाव तो एजुकेशन में आया ही है। कहाँ जिसको हम कहते थे चॉक एंड टॉक, एक चॉक और एक ब्लैक बोर्ड, ये टेक्निक थी तब। और आज देख लीजिए, आप क्लासरूम में जाएंगे तो आपको ऐसे ही लगेगा कि कुछ स्टूडियो में बैठे हैं, वहाँ पे स्मार्ट बोर्ड है, सब है। और पर शिक्षा वही है, शिक्षा तो शिक्षा ही रहेगी। आप उसको चौक से पढ़ाइए, ब्लैक बोर्ड में पढ़ाइए, यहाँ पढ़ाइए, शिक्षक का अपना महत्व हमेशा रहेगा। जी। प्रणय जी, ये बहुत बेहतरीन बात अर्चना जी ने कही कि जब हम बदलाव लाने की सोचते हैं, जब हम ये ठान लेते हैं कि हमें कुछ नया करना है, कुछ बदलाव लेकर आना है, तो धीरे धीरे छोटे छोटे कदमों से ही सही, लेकिन हम आने वाले समय में एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। बिल्कुल। और आपने बदलते हुए टीचिंग पैटर्न की बात की मैम, तो आज के समय में जो टीचिंग एड्स यूज़ की जाती हैं, हम देखते हैं कि जो क्लासरूम्स हैं वो बिल्कुल स्टूडियो की तरह बन चुके हैं, जहाँ स्मार्ट बोर्ड्स हैं, टेक्निक्स नई तरीके की यूज़ हो रही हैं। तो इनसे क्या बच्चों की समझने पे कुछ फ़र्क पड़ा है? वो बेहतर तरीके से समझ पाते हैं इन सभी माध्यमों से? हाँ, तो जैसे आपने दूरदर्शन का उदाहरण दिया था कि तब एंटीना घुमा घुमा के उसे ठीक करना पड़ता था, और फिर भी कभी कभी मौसम खराब या किसी वजह से इतना क्लियर नहीं होता था। जी। तो लेकिन आज उसकी ज़रूरत नहीं है जी। लेकिन कार्यक्रम तब भी अच्छे थे, बेहतरीन कार्यक्रम थे, आज भी हैं। उस टाइम भी आपके जैसे बहुत अच्छे वक्ता थे उस वक्त बोलने वाले, आज भी हैं। तो टेक्निक में डिफरेंस ज़रूर आता है, लेकिन जो शिक्षा है, जो हम पढ़ा रहे हैं और क्या पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, उसमें वो सिर्फ हेल्प करते हैं जी। लेकिन मेन जो रोल रहता है वो शिक्षक का ही रहता है। वो जो अध्यापक है वही आपको मतलब पूरा वो नेविगेट करेगा उस टॉपिक के थ्रू कि किस तरह से क्या करना है, किस समय पर स्मार्ट बोर्ड यूज़ करना है और किस समय पर उन्हें अपनी तरफ से समझाना है, कहाँ पे बच्चों को खुद प्रेरित करना है कि आप इसका मतलब रिसर्च करें और इसके बारे में पता लगाएं। तो टेक्नोलॉजी इज जस्ट अ हेल्प, इट इज जस्ट एन एड। शिक्षक के ऊपर ही है कि वो कितना समझाते हैं। तो बच्चे की समझ उसी में है, मतलब उनके समझने में यही रहता है कि अगर शिक्षक उसको सही तरीके से यूज कर रहे हैं तो बच्चे के लिए अच्छा है, और नहीं कर रहे हैं तो जी। अर्चना जी, आपने बदलाव की बात की, पुराने ज़माने से लेके हम आज के आधुनिक ज़माने में आ गए, कुछ बदलाव के साथ चल रहे हैं आगे। आपके जीवन में भी एक बदलाव आया, पहले आप प्रिंसिपल रही, उसके बाद अब आप डायरेक्टर हो गई हैं, तो ये जो बदलाव का जो थोड़ा सा दौर रहा, क्या बदलाव आ गया है? मुझे अभी तो 1 महीना ही हुआ है कि निदेशक बने, और मुझे पर्सनली कोई ऐसा बहुत बदलाव नहीं लगता है। अच्छा। हालांकि मैं धन्यवाद दूंगी मैनेजमेंट को कि उन्होंने ये सोचा कि हम आपको इस पद से और थोड़ा सा पद आपका मतलब आपकी जिम्मेदारियां और बढ़ा दें, तो वो उसके लिए मैं उनकी आभारी हूँ। बट मुझे लगता है मेरा जो काम है, जो कार्य है, कि मुझे स्कूल को और बच्चों के फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए क्या बेस्ट करना है, मेरा ध्येय तो वही है। अच्छा, अब मैं वो प्रिंसिपल की तरह करूं या निदेशक की तरह करूं, निदेशक में और थोड़ा मेरा रोल ज़्यादा बढ़ गया है, उसमें और विस्तार से हो गया है, लेकिन जो मेरा जो पर्पस है कि हमें सही विद्या देनी है बच्चों को और सही राह दिखाना है, उनको फ्यूचर रेडी जिसको कहते हैं कि भविष्य के लिए उनको तैयार करना है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी लड़कियों का एम्पावरमेंट। अभी भी हम उसमें स्ट्रगल ही कर रहे हैं, मतलब हम उस लेवल पे नहीं पहुँचे हैं कि बिल्कुल, क्योंकि अभी भी थोड़ा बहुत एक ट्रेडिशनल माहौल है यहाँ पे। जी। तो वो जो मेरा जो पर्पस है एजुकेशन का, वो तो वही रहा है। और आप उसको अब प्रिंसिपल के उससे देख लें या निदेशक या अध्यापक, काम मेरा वही है। जी। तो आज के समय की जब हम बात करते हैं, जहाँ पर इंटरैक्टिव लैब्स होते हैं, कंप्यूटर लैब्स के ज़रिए जो है नॉलेज इम्पार्ट की जाती है, तो इन सब का आपने एक तरह से एक्सपेरिमेंट करा अपने करियर में, आपने स्टूडेंट्स को एक इंटरैक्टिव लर्निंग पैटर्न जो है वो प्रोवाइड किया, तो वो आपका अनुभव कैसा रहा? जब हम कोई नई चीज़ लेकर आते हैं तो जाहिर सी बात है कि समझने में भी थोड़ा सा वक्त लगता है बच्चों को भी, और शिक्षक जो होते हैं वो भी इस चीज़ के साथ में अडेप्ट होने में थोड़ा सा वक्त उन्हें लग सकता है। तो ऐसे में आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? जो मैंने कहा कि ये एक तो मुझे अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रही कि मैंने लैंग्वेज लैब
को भी संभाला एक टाइम पे। बच्चे जो लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ वाले बच्चे हैं, थोड़ा उनके मतलब कोऑर्डिनेटर मैं रही पिछले स्कूल में, और कंप्यूटर लैब तो अब तो सब जगह आ ही गए हैं जी। तो ये सब चीज़ें जो अलग अलग समय पर मैं करती रही, तो ये इन सब का जो एक्सपीरियंस रहा उससे फिर वही मैं कहूँगी कि टेक्निकली बहुत हेल्प रही उस चीज़ को समझने में जो हम शायद नहीं समझ पाते। जैसे स्पेशली मैं एग्जांपल लूँगी लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ जी, कि जब मैं कोऑर्डिनेटर बनी पिछले स्कूल में लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ से रिलेटेड, उसमें हम बच्चों को स्क्रीन करते थे और देखते थे कि भाई किसको कौन वीक है पर किसको थोड़ी मुश्किल हो रही है। तरह तरह के मतलब लर्निंग डिफ़िकल्टीज़, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती हैं बच्चों की। तो उस टाइम पे वो मूवी नहीं आई थी तारे ज़मीं पे तो ये चीज़ सबको समझ में नहीं आती थी कि हम क्या बात कर रहे हैं जी। तो स्ट्रगल ये थी कि इवन स्टाफ रूम में बहुत से टीचर्स भी बहुत उस पे कहते थे ये तो सब बाहर वेस्ट के चोचले हैं, ये यहाँ पे नहीं होता, ये तो बाहर से आया हुआ है इसलिए हम कर रहे हैं। बट धीरे धीरे जैसे जैसे और वो थैंकफुली वो मूवी आई तो उससे थोड़ा उसके बारे में पता चला। तो इन चीज़ों से, जैसे आपने कहा टेक्नोलॉजी जो आई और इस तरह के लैब्स आए, इनसे धीरे धीरे हमें शिक्षा और हर तरह के बच्चे को कैसे हेल्प करना, ये हमें और ज़्यादा पता चलने लगा। पहले हमारा था कि वन साइज फिट्स ऑल, मतलब सबको एक ही नज़र से एक ही तरह से पढ़ाना, एक ही तरह से सब करना और एक्सपेक्ट भी करना कि सब बच्चे इसी तरीके से समझ गए। अब धीरे धीरे हमें वो डिफ्रेंसिएशन पता चल रहा है और ये लैब्स हैं, जो टेक्नोलॉजी आई है और ये जितना भी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के बारे में और जो हम पढ़ते जा रहे हैं, तो इससे ये है कि वी आर एबल टू रीच इंडिविजुअली, हर बच्चे के हिसाब से हम उनको पढ़ा पा रहे हैं और उनको सही दिशा दिखा पा रहे हैं। जी जी जी। अर्चना जी और अनीशा जी, हम लोग बात कर रहे हैं शिक्षा के आधुनिकीकरण की, इतना हम मॉडर्न हो गए हैं, काफ़ी कुछ नई तब्दीलियां आ गई हैं, स्मार्ट क्लासरूम हो गए हैं, स्टूडियो टाइप देखने लगे हैं, सब कुछ हो गया है। लेकिन अर्चना जी और अनीशा जी, मैं आपको एक आम घर में ले चलता हूँ। हम एक आम घर में चलते हैं जहाँ एक हस्बैंड वाइफ जॉब पे जाने वाले हैं, या एक जो फीमेल है वो गृहिणी भी है, वो हाउस वाइफ भी हैं। सुबह का समय है 6 से 7 के बीच का, जहाँ पे 1 या 2 बच्चों को स्कूल जाना है और सुबह की बड़ी भागा दौड़ी है, बच्चों का टिफ़िन तैयार करना, बॉटल तैयार करना, बैग को चेक करना अगर बच्चा छोटा है तो। ऐसे में जब बच्चा घर से रवाना होता है तो उसका जब बैग उठाया जाता है वो बड़ा भारी बैग होता है। पेरेंट्स बोलते हैं ये इतना भारी बैग हम तो उठा लेते हैं, ये बच्चा या हमारी बालिका कैसे उठाएगी। और वो बच्चे को स्कूल बस में ड्रॉप करते हैं या वो खुद छोड़ने जाते हैं, दूसरा व्हीकल होता है जिससे बच्चा जाता है। ये जो भारी बैग है और हमारी जो आज जिस स्मार्ट क्लासरूम की हम बात कर रहे हैं, क्या इस भारी बैग को कम किया जा सकता है? ये भारी बैग ही क्या हमारी आज की आधुनिक शिक्षा है? नहीं, आपने बहुत अच्छी बात कही। इस पे बहुत चर्चा होती है, स्कूल में भी होती है, CBSE के भी डायरेक्टर्स आते हैं कि बैग तो, और ये हम भी समझते हैं, हमारे भी बच्चे रहे हैं, हमारे भी बच्चे हमने भेजे ऐसे, जैसे आपने कहा सुबह भागते दौड़ते तो वो तो एक समस्या है जिसका हम लोग हमेशा चर्चा करके कोशिश करते हैं समाधान निकालने की। तो इसमें क्या है कि हम बच्चों को पहली बात तो यही बताते हैं हमेशा कि आप जो टाइम टेबल के हिसाब से बुक्स लेके आइए, और तो उससे ऑब्वियसली आपकी थोड़ी किताबें कॉपियाँ कम हो जाएंगी जी। दूसरा, टीचर्स को बोलते हैं कि भाई कुछ नोटबुक्स आप स्कूल में ही रहने दीजिए या बुक्स स्कूल में रहने दीजिए, जिससे कि उनको बार बार लाने ले जाने की ज़रूरत नहीं है, और सिर्फ फ्राइडे या सैटरडे को वो दे दें कि अगर पेरेंट्स देखना चाहें। तो अपनी तरफ से हम यही कोशिश कर सकते हैं कि, पर कितनी बार देखा गया है कि पेरेंट्स को देखना होता है कि हमें तो देखना है, सारी बुक्स देखनी है जी। कभी बच्चे भी वो हट करते हैं कि सारी बुक्स लेके जाएंगे और सारी बुक्स लेके आएंगे, और आलस आता है उनको टाइम टेबल के हिसाब से बैग जमाने में। हाँ। तो वो सब भर लेते हैं। अब कौन देखे कि भाई किसका पीरियड है नहीं है और कौन निकाले रखे। कभी होता है निकाल के रखा फिर दूसरे दिन भूल गए। हाँ। तो टू बी ऑन द सेफ साइड वो भी कि सब भर लो। अच्छा। और चलेगा। तो ये थोड़ा सा ये एक है इसमें, और कोशिश हमारी और भी है कि हम इसको और सिंप्लीफाई करें और कोशिश करें कि कम से कम अब जितनी बुक्स प्रिस्क्राइब्ड हैं वो तो करनी पड़ेंगी, नोटबुक्स भी करनी पड़ेंगी, और आजकल वो टिफ़िन भी आ गया, फिर एक वाटर बॉटल भी होगी, फिर बारिश में छाता भी होगा। तो चीज़ें तो बढ़ती हैं, बट
इस पे हम कोशिश करते रहते हैं कि किसी तरह ये कम हो। जी जी जी। जी जी जी। प्रणय जी, अभी आपने जो दृश्य बताया उससे बचपन के दिनों की याद आ गई, जब सुबह स्कूल जाने की जल्दी हुआ हाँ। करती थी और भारी सा बैग लेकर हम भी स्कूल के लिए निकलते थे, लेकिन घर पे जो काम संभालती थी हमारी जो माएँ होती हैं, जो महिलाएं होती हैं, वो एक तरह से बहुत सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेकर चलती हैं। आप प्रोफेशनली भी एंगेज रहीं, आपने घर भी संभाला, तो ऐसे में आपने अपने लिए कैसे वक्त निकाला? आपकी कुछ इंटरेस्ट या हॉबीज़ रही हैं? हाँ, इंटरेस्ट तो बहुत रहे। म्यूज़िक में हमेशा रहा, म्यूज़िक सुनने का भी और डांस का रहा जी। स्पोर्ट्स में भी मैंने काफ़ी इंटरेस्ट लिया है, तो खेलना कूदना तो अब इतना नहीं हो पाया, लेकिन एक्सरसाइज करना फिर वो एक्सरसाइज के रूप में बदल गया। जी। पर पिछले स्कूल में तो मैं खेलती थी, लड़कियां जब हॉकी खेलती थी उनके साथ मैं रेगुलरली हॉकी खेलती थी। जी। तो मुझे लगता है टाइम मैनेजमेंट कर लें तो समय निकल आता है, और एक बार रूटीन बन जाता है और आप किसी काम को सच में करना चाहें, जब आपके शौक होते हैं, तो आप उसके लिए समय निकाल लेते हैं। बिल्कुल। आप ये नहीं कहते कि मेरे पास समय नहीं है इसलिए नहीं कर रहे हैं। और दूसरा एक और चीज़, मैंने मेरे 2 बच्चे हैं, बेटा बेटी, मैंने शुरू से उनको कोशिश करी कि वो इंडिपेंडेंट हो। मतलब 4th कक्षा तक शायद मैंने उनको थोड़ी हेल्प करती थी पढ़ाने में, 5वीं कक्षा से वो खुद, मतलब मैंने छोड़ दिया उनको कि आपको अपने आप ही पढ़ना है, अपने आप ये करना है, बैग जमाना है, ये करना है। मतलब हर छोटी छोटी चीज़ें जो होती है, मैंने उनको शुरू से बचपन से ही इंडिपेंडेंट होने की इंडिपेंडेंट बनाया। बहुत बढ़िया। उसकी वजह से मुझे टाइम मिला। जी, जी, नहीं तो आधा टाइम तो माएँ बच्चों के पीछे भागती रहती हैं कि ये करो। टिफिन में बना के रख दी थी सिर्फ, अब आपको बैग में आपको रखना है, भूल गए तो आपकी गलती है। तो एक दिन जब भूल गए और फिर भूख लगती है तब रियलाइज होता है कि नहीं, हमें याद रखना है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों में उनको सेल्फ रिलायंट बनाया। उससे भी मुझे दैट वाज वन वे ऑफ फाइंडिंग टाइम फॉर माई सेल्फ। जी 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 जी। अर्चना जी, आपने अभी भी बताया कि नृत्य आपने सीखा है, संगीत का आपको शौक रहा है, अब आप कुछ गाएंगी तो वो बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि नृत्य में जो कथक की शिक्षा आपने ली है और जो संगीत सीखा है, क्या ये बालिकाओं को आप प्रदान कर पाई हैं जो शिक्षा आपने ग्रहण की इस क्षेत्र में? एक्चुअली जब बच्चे छोटे थे और मैंने स्कूल ज्वाइन नहीं किया था, तब मैं डांस क्लासेस लेती भी थी। अच्छा। क्योंकि मैं चाहती थी कि मेरा डांस की प्रैक्टिस चलती रहे। जी जी। तो जब स्कूल ज्वाइन कर लिया तो बच्चों के प्रोग्राम वगैरह होते हैं, तो उसमें मैं सिखाती रही उनको डांस का, जो कोई आइटम तैयार करवाना होता था तो वो सिखाते रहे। उसके बाद भी मैं बोर्डिंग स्कूल से जुड़ी रही काफ़ी पिछले 25 साल से, तो बोर्डिंग में ही रहते थे, लड़कियों के साथ रहना 24 घंटे। तो मतलब जब फ्री टाइम है, लेजर टाइम है, मस्ती हो रही है, तब भी उनके साथ डांस करना, गाना गाना, जैम सेशन जैसे होता है, तो वो करते रही। मतलब बच्चों के साथ एक कनेक्ट अच्छा बनता है जब आप उसको डांस और संगीत के रूप में जब आप एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं, तो वो चलता रहा मेरा। मतलब मे बी इट नॉट कि एज अ डांस टीचर, बट कहीं ना कहीं किसी रूप में उनको हमेशा मैं उनके साथ जुड़ी रही, संगीत और नृत्य की तरह। और जैसे जब एक सीनियर पोजीशन पे आए, प्रिंसिपल और अब जैसे निदेशक, अभी भी जब डांस का प्रोग्राम वगैरह होता है तो डांस टीचर्स हमेशा आके, नहीं मैम आप आके बताइए एक बार ये की, तो कुछ कुछ चीज़ें मेरे ऑब्जर्वेशंस जो होते हैं जो मैं बिल्कुल उनके साथ साझा करती हूँ और समझाती हूँ कि नहीं हम ऐसा कर लें। तो वो एक्सपीरियंस मेरा ये इसलिए काम आता है कि आज मैं समझ पाती हूँ, और संगीत वाले जो आते हैं अपनी प्रॉब्लम लेके कि मैम ऐसा हुआ, वो हुआ, ये स्वर मिल नहीं रहा है, इसमें ये है, इस इंस्ट्रूमेंट में ये प्रॉब्लम है, तो वो भी समझ में आ जाता है कि हाँ ये उनके साथ ये प्रॉब्लम है, तो हम इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। आपके चेहरे की आभा को देखकर लगता भी है कि आप कुशल नृत्यांगना हैं। बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही आप क्रिकेट और हॉकी जैसे खेलों से भी जुड़ी रही, तो आपके व्यक्तित्व में इन स्पोर्ट्स का बेसिकली क्या रोल रहा? क्या इसने आपके व्यक्तित्व को और निखारा? बिल्कुल बिल्कुल। स्पोर्ट्स तो जैसे है कि फिजिकल फिटनेस के लिए बहुत ज़रूरी है जी, और जो भी आपकी एक्सेस एनर्जी थी वो पूरी स्पोर्ट्स में निकल आती है। तो स्पोर्ट्स, कोई भी गेम खेलने के बाद एक जो फीलिंग होती है कि हाँ हमने कुछ कर लिया, कुछ पा लिया जी, कुछ यू फील एज इफ यू कॉन्कर्ड द वर्ल्ड। एक बढ़िया सा कोई अगर गेम खेल के आ गए तो वो स्पोर्ट्स तो सिखाता ही है।
बट सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ स्पोर्ट्स ने से जो मैंने सीखी कि हार को कैसे अपनाना। अगर आप हार गए तो हाउ टू बी ग्रेसफुल इन डिफीट। कि हमारे जो कोच वगैरह भी थे वो हमेशा ये सिखाते थे कि आपको सीखना है कि हार गए तो क्यों हार गए, अपनी गलतियों को सुधारना है। ये नहीं कि आप यू स्टार्ट कंप्लेनिंग कि वो उन्होंने चीटिंग करी, ये किया वो किया। आज भी जब लड़कियां हमारी किसी मैच के लिए जाती हैं और वापस आती हैं, मैं उनसे यही बात कहती हूँ कि यू हैव टू गिव योर बेस्ट, और वापस आके आप कंप्लेन नहीं करोगे कि उन्होंने क्या किया। हाँ। आप मुझे ये बताओगे कि अगर आप हार गए तो आप कहाँ कमी रह गई थी। जी। तो हारना बहुत ज़रूरी भी है और हार से सीखना उससे भी ज़रूरी है। जी जी बिल्कुल। ये चीज़ मैंने स्पोर्ट्स से सीखी। जी जी जी। हारना हमें एक तरह से अनुभव भी देता है। बिल्कुल और बिल्कुल। जीवन में अनुभवों से जब हम सीखते चलते हैं तो हमारा जो व्यक्तित्व है वो और निखर कर आता है। इसी हार को सफलता में बदला था हमारे देश ने जब 2019 में आज ही के दिन चंद्रयान 2 का सफल प्रक्षेपण हुआ था। और ये एक तरह से हमारे देश के लिए भी और इसरो की भी एक पहली ऐतिहासिक सफलता थी। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने आधुनिक जीवन में तो प्रवेश किया, लेकिन अपनी परंपराओं को नहीं भूले हैं। जो हमारी परंपराएं उनको नहीं भूलते। अब आज का अगर हम समय देखें तो देखिए, लहरिया आपने पहना है, यानी सावन का महीना चल रहा है। और सावन का ये जो महीना चल रहा है ये पुरुषों के लिए तो ठीक है, आनंद का है, लेकिन सबसे ज़्यादा महिलाओं के लिए आनंदित समय है। बाग बगीचों ने एक हरियाली की चादर ओढ़ ली है। बाग बगीचों में भंवरे गुंजन कर रहे हैं फूलों के ऊपर। तो ये जो सावन का महीना है, इसमें आप और आपकी जो बालिकाएं पढ़ रही हैं वो किस तरह से इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं? देखिए, सावन का महीना में जो आपने ये सब बातें करी, तो ये स्कूल में तो संभव नहीं कि इन सब जी इस तरह के कोई कार्यक्रम करें। बट सबसे ज़रूरी काम जो हम सावन के महीने में करते हैं वो वृक्षारोपण का करते हैं। वाह वाह वाह। तो आप हमारे अगर कभी कैंपस में आए तो हरियाली ही हरियाली है। जी जी बिल्कुल है। आपको तो लगेगा कि साल भर ही सावन है वहाँ पे, इतनी हरियाली है। दूसरा, जैसे अभी हम जो मतलब हमारा बोर्डिंग भी, हॉस्टल भी है। तो हॉस्टल की लड़कियों को सबको हम बोलते हैं आप अपना अपना एक गमला खरीदिए, और फिर हमारे माली उनको सिखाते हैं कि कैसे पत्थर रखना, मिट्टी क्या डालनी, क्या मिक्स करना, और उसमें एक पौधा लगाना। और वो जो मिट्टी का गमला है फिर उसको वो उसको पेंट भी करेंगे, डिज़ाइन अपने आप से बनाएंगे, और फिर उसको वो पौधे को उनको खुद पानी देना है, देखना है कैसे बड़ा हो रहा है। तो सबको मतलब यू हैव टू अडॉप्ट अ प्लांट। जी। और सबके पास एक एक गमला है और रोज उनको वो देखना है। जी जी। तो बीज सिर्फ हमने एक पौधे का नहीं बोया है। बीज हमने उनके मस्तिष्क में, हृदय पे उस चीज का बोया है कि आपको आगे भी ध्यान रखना है कि वृक्ष और ये हरियाली हमारे लिए कितनी जरूरी है। बहुत सुंदर। तो सिर्फ गाना बजाना तो अपनी तरफ है, पर ये जो सीखना है ये बहुत ज़रूरी है मेरे ख्याल से। आगे के जैसे हम समझ ही रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है और जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, तो उसके लिए बच्चों को पेड़ से लगाव करना और उसकी इम्पोर्टेंस बताना, ये बहुत उत्तम बात आपने कही है। जी। उसी के साथ सावन से ही रिलेटेड, अब जब हमारा कुछ म्यूज़िक का प्रोग्राम होगा तो म्यूजिक टीचर को मैं परसों ही बात कर रही थी कि सावन के कोई गीत बच्चों को सिखाएं। और राजस्थानी, मैंने कहा राजस्थानी कोई सावन का गीत सिखाएं। और उसी पे जो डांस टीचर हैं आप उस पे अपना डांस दिखाएं। तो ये छोटे छोटे तरीकों से उनको हम ट्रेडिशन के साथ भी जुड़ा रखते हैं। और जो इम्पोर्टेंट पर्पस है सावन का कि हमें हरियाली बढ़ानी है, वो भी उनको सिखाते हैं। जी बिल्कुल। प्रणय जी, आपने आज के दिन की बात की थी कि आज के दिन चंद्रयान जो है वो उसका प्रक्षेपण, चंद्रयान 2 का, हाँ बिल्कुल। उसी तरह से आज का जो दिन है वो जुड़ा हुआ है हमारे मिसाइल मैन कहे जाने वाले जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब के साथ में। आज ही के दिन वो राष्ट्रपति चुने गए थे। बिल्कुल। इसी तरीके से उन्हें हम इनोवेशन के लिए जानते हैं, और शिक्षा जगत में एक इनोवेशन है नई शिक्षा नीति। उससे क्या बदलाव आए हैं? नई शिक्षा नीति जब हम उसको पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा उसको लिखा गया है, और उसमें सही चीज़ें जो बहुत समय से मुझे लगता था कि होना चाहिए शिक्षा में, वो सब उसमें जोड़ी गई हैं। जी। मतलब उसमें मॉडर्नाइजेशन भी है शिक्षा का, लेकिन हमारा जो ट्रेडिशन है और जो हम मतलब वेद पुराण और इतनी सब किताबों में जो जो कितनी सुंदर जो बातें कही गई हैं और जो ज्ञान की बातें हैं, वो उसका भी थोड़ा थोड़ा सम्मेलन है छोटे छोटे सब जगह से। तो
बहुत ही बैलेंस्ड, बहुत ही डिटेल्ड और बहुत ही प्रोग्रेसिव एक शिक्षा नीति बनाई गई है। जी। अभी लेकिन कुछ ही साल हुए हैं, तो उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको प्रयोग में लाने में थोड़ा समय लगेगा। बट इसमें मेरा सिर्फ एक ही पॉइंट है कि जो इस नीति को इम्प्लीमेंट करेंगे, मतलब ऑन ग्राउंड करने वाले तो अध्यापक अध्यापिका ही हैं। जी जी। उनको, उनकी ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। हालांकि वो हो रही है, बट वो थोड़ी सी स्लो पेस में हो रही है। अगर थोड़ा हमें उसको पेस को बढ़ाना है और थोड़ा उसमें और गहराई में जाना है, क्योंकि आप किसी को ये बता सकते हो कि आप नीला रंग मत पहनो, पीला पहनो, वो अच्छा है, लेकिन उसकी सार्थकता को समझना, बिल्कुल बिल्कुल, और वो बात अंदर से आना कि हाँ मुझे ये करना है, उसमें समय लगता है। तो मानसिकता के बदलाव में समय लगता है। जी, जी, आप वैसे चीजें बदल दें, इधर से उधर उलट फेर कर दें, तो टीचर्स की ट्रेनिंग थोड़ी एक कंटिन्यूस ट्रेनिंग होगी। और बीएड, अब जो मतलब अध्यापक बीएड कर रहे हैं, उसमें शुरू से उनको उनका जो परसेप्शन है एजुकेशन का, उस पे अगर शुरू से हम उस पे थोड़ा ध्यान देंगे, तब वो लोग नई शिक्षा नीति को क्लासरूम में अनायास ही इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। उनको फोर्स या प्रेशराइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि अब आप ऐसा करिए, वो अपने आप ही अंदर से आएगा कि ऐसा ही होना है, ये तो ऐसा ही होता है। जी जी जी। अर्चना जी, नई शिक्षा नीति की जिक्र किया अनीशा जी ने, आपने उसका बहुत अच्छा उत्तर भी दिया है। और इसमें आपने बताया कि टीचर्स की जो ट्रेनिंग हो रही है, अब ज़्यादातर जितने भी स्कूल्स हैं उसमें टीचर्स ज़्यादातर मैक्सिमम फीमेल्स हैं, ताकि एक मदर नेचर बच्चों को मिल सके और एक माँ के प्यार की तरह से उनको पढ़ाया जा सके। ऐसे में आजकल नई शिक्षा नीति में एक चीज़ आ गई है, एक नया शब्द आया, वो है स्टे बैक। टीचर्स का स्टे बैक, यानी कि उन सारी फीमेल्स का स्टे बैक, जो बच्चों का स्कूल टाइम ओवर होने के बाद, ख़त्म होने के बाद भी टीचर्स को थोड़ी देर रुकना है और कुछ एक नई तैयारी करनी है नई शिक्षा नीति में। अब ऐसे में जो एक महिला का घर है जहाँ से निकल के वो पढ़ाने आ रही हैं, वो थोड़ा सा वहाँ पे एक डिस्टर्बेंस भी होता है और एक टीचर के दिमाग पे एक प्रेशर भी बढ़ता है। क्या आप इसे सही मानते हैं? देखिए, क्योंकि मैं तो इस फील्ड में ही रही और हम तो तब से स्टे बैक कर ही रहे हैं। जी, जी। तो वो एक आपके रूटीन का एक अंग बन जाता है। तो आपकी जो प्लानिंग होती है, जैसे मैं कह रही थी कि हमारा आपकी टाइम प्लानिंग है, आपने जो अपने घर में एक सिस्टम बनाया होगा कि खाना कौन बनाएगा, क्या आएगा, बाइक किस तरफ से आएगी, तो वो सारा आप प्लानिंग उस हिसाब से करते हैं। तो वो इतना डिस्टर्बेंस होता नहीं है, क्योंकि एक बार प्लानिंग में आ जाता है और सब लोग उसमें ढल जाते हैं, तब नहीं लगता कि ये स्टे बैक हो रहा है। अच्छा। वो तो अगर आप अलग से नाम दें और कहें कि स्टे बैक है, बट क्योंकि वो सिर्फ आधे घंटे, हम लोग तो आधा घंटा एट द मोस्ट 40 मिनट्स का रखते हैं जी। तो वो टाइम बहुत ज़रूरी है मिलने का, बिकॉज दिन भर में बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आप उनके साथ डिस्कस करना चाहते हैं, साझा करना चाहते हैं, वो आपसे आके पूछना चाहते हैं परमिशन, तो वो टाइम बहुत कीमती होता है। और उससे बहुत फ़र्क पड़ता है कि आप अगले दिन के लिए तैयार हों और आपके छोटे मोटे काम इधर उधर जो रह जाते हैं वो पूरे हो जाते हैं। जी। तो उसको किस तरह से जो वर्किंग वुमेन है, किस तरह से उसको अपने दिनचर्या में किस तरह से उसको सेट कर लेती हैं, ये तो सबका अपना अपना वो है, बट कर लेती हैं। अच्छा अच्छा। जी, बस सिर्फ कभी थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है जो इनके बच्चे थोड़े ज़्यादा छोटे हैं। हाँ। तो अगर वो मेरे पास कभी आए और कहें कि भाई मैम आज ऐसा कुछ है या है, जी, तो अलाउ कर भी देते हैं। अच्छा, मतलब थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी भी रहती है कि अगर ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम हो तो परमिशन दे भी जाती है। अच्छा जी 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 जी। आपने कार्यक्रम शुरू किया जिसमें देश विदेश की लड़कियां आकर लीडरशिप सीखती हैं और अपने जीवन को एक नई दिशा देती हैं, तो ये आपका अनुभव कैसा रहा और ये आपको बेसिकली आइडिया कहाँ से आया, ये सोच कहाँ से आई? देखिए, हम गर्ल एजुकेशन की बात करते हैं कि लड़कियों को पढ़ाओ, लड़कियों को बढ़ाओ, और आप हर बार जब रिजल्ट देखेंगे CBSE कोई भी एग्जाम का, लड़कियां हमेशा अच्छा कर रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हमेशा लड़कियों के एवरेज भी अच्छा आता है, ज़्यादा लड़कियां पास होती हैं, फिर वो कहाँ चली जाती हैं इतनी लड़कियां? तो जब हमने स्टडी किया, सर्वे किया, मतलब रिसर्च पे देखा, थोड़ा गूगल किया, तो देखा कि लड़कियां बहुत शिक्षित हो रही हैं, बहुत जॉब्स में जा रही हैं, हर तरह के फील्ड में जा रही हैं, लेकिन लीडरशिप पोजीशंस में बहुत कम है।
बावजूद इसके कि इतना जब विमेन एम्पावरमेंट हो रहा है और इतनी पढ़ाई हो रही है, जी मतलब अगर आप देखें तो जस्ट अबाउट 25 to 31% ऑफ विमेन आर इन द लीडरशिप रोल, सीनियर मैनेजमेंट रोल। जी। तो वो हमें कहीं लगा कि हाँ अब शिक्षित तो हो रही हैं और बहुत अच्छे से पढ़ रही हैं और अच्छा भी कर रही हैं, लेकिन वहाँ तक क्यों नहीं पहुँच पा रही? कि कहीं पे लीडरशिप क्वालिटीज़ शायद उनको बचपन से हमने नहीं दिए, बिकॉज हमारा बचपन से थोड़ा सा एक स्टिल एक सोसाइटी में ट्रेडिशनल वो है कि ये लड़की है लड़का का अभी भी है थोड़ा। तो साइकोलॉजिकली आई थिंक वो अपने आप को लीडर मान ही नहीं पाती शुरू से, उनको टाइम लगता है ये एक लीडरशिप रोल आने में। तो इसलिए हमने फोकस किया कि हम लड़कियों को मतलब स्कूल से ही ये ट्रेनिंग शुरू करें। जी। और हम फोकस करते हैं ये ऑल गर्ल्स स्कूल, ऑल गर्ल्स जो लीडरशिप प्रोग्राम है क्लास 11th की लड़कियों को, क्योंकि 10th में बोर्ड होता है, 12th में बोर्ड होता है, तो एक पढ़ाई का प्रेशर ज़्यादा है। जी। तो 11वीं कक्षा की लड़कियों को, और इसलिए और ऑल गर्ल्स रहा जिसमें आप थोड़ा से ज़्यादा फ्री रहेंगे। बॉयज़ होते हैं तो थोड़ा डिस्ट्रैक्शन भी होता है और थोड़ा सा एक कॉन्शियस भी होते हैं उस ग्रोइंग अप एज में। तो ऑल गर्ल्स में आपका कॉन्फिडेंस लेवल ज़्यादा बढ़ता है, आप ज़्यादा फ्री होके अपने आप को आप बहुत सी चीज़ें एक्सप्लोर कर पाते हैं और पार्टिसिपेट कर पाते हैं। तो ये थॉट वहाँ से शुरू हुआ कि बचपन से मतलब एक यंग एज से गर्ल्स को लीडरशिप की ट्रेनिंग देना ज़रूरी है। जी। बिल्कुल। अच्छा जी, लीडरशिप की बात हो रही है और ये बहुत अच्छी बात है कि एक बालिका बहुत छोटे उम्र से लेकर जब बड़ी होती है तब तक उसमें एक लीडरशिप का गुण आ जाना चाहिए। लेकिन आजकल के बच्चों को हम देखें तो एक जनरेशन गैप तो है आपकी हमारी उम्र में और आजकल के बच्चों में एक जनरेशन गैप है, जिसमें हम कुछ हद तक बच्चों को किन्हीं बातों पर नहीं समझा पाते। उनमें से एक बात है एक बच्चे के पास मोबाइल होना। आप कितना भी उसको शिक्षित करना चाहें, किसी भी तरह से उसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहें, लेकिन वो मोबाइल एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन पैदा करता है और वो मोबाइल उसको वहाँ से आगे बढ़ने के लिए रोकता है। आप किस तरह का प्रयास कर रही हैं कि बच्चों को मोबाइल सिर्फ उतना ही इस्तेमाल करने दिया जितना उनकी ज़रूरत है, उससे ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो वो उनके लिए हानिकारक होगा? ये बहुत ज़रूरी बात है कि आजकल सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम सोशल मीडिया की वजह से ही है। जी। जो भी मानसिक तनाव है बच्चों में ही नहीं बड़ों में भी जी। सोशल मीडिया की वजह से है। जी। तो अब हमारे स्कूल में डे स्कॉलर्स हैं जो 1:30 बजे वापस चले जाते हैं और बोर्डर्स हैं जो हमारे साथ हॉस्टल में हैं। जी। तो हॉस्टल में जो हैं उनको तो मोबाइल अलाउ करते ही नहीं जी। है, सिर्फ 1 घंटे के लिए तब करते हैं अगर वो कोई ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहें, कोई स्पेसिफिक कोचिंग लेना चाहें, तो उनको तो अलाउ ही नहीं करते, तो उसमें वैसे ही कंट्रोल रहता है। डे स्कॉलर्स को हम स्कूल में मोबाइल अलाउ नहीं करते हैं। तो हमारी तरफ से तो मोबाइल पे कंट्रोल है जी। पर अब वो घर जाते हैं जी बिल्कुल। और पेरेंट्स कितना करते हैं और कितना कर पाते हैं, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। जी जी जी। पर मुझे ये लगता है कि जैसे एक जनरल बात कहूँ मैं अगर, तो टेक्नोलॉजी इज़ हियर टू स्टे। मतलब ये तो अपनी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गई है कि टेक्नोलॉजी हर चीज़ में टेक्नोलॉजी है। आप हम अभी सब टेक्नोलॉजी यूज़ ही कर रहे हैं। बिल्कुल। तो आप उनको पूरी तरह से दूर तो रख नहीं सकते मोबाइल से, इंटरनेट से, सोशल मीडिया से, जो भी तरह तरह के जो वहाँ। जी। तो हमें फिर ये सिखाना है कि भाई इसका सदुपयोग कैसे करें। जी। हम इसको गलत उसमें ना करें। उसके लिए मुझे लगता है, मेरा ये मानना है कि बच्चों के साथ कांस्टेंट कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, कॉन्वर्जेशंस। अगर आप दिन भर में नहीं मिलते हैं तो जिसको मैं कहूँगी डिनर टाइम कॉन्वर्जेशन। तो एक डिनर मतलब हर घर में ये पक्का होना चाहिए कि डिनर सब साथ में ही करेंगे। कोई कहीं भी नौकरी करके इधर क्लासेस जो भी करके आए और वहाँ पे एक कम्युनिकेशन हो जी बच्चों के साथ विदाउट जजिंग देम। निर्णय नहीं लेना है कि तुम ये सही कर रहे हो गलत कर रहे हो, मतलब कोई प्रीचिंग नहीं करनी है उनको बैठ के, नहीं तो वो खाना भी ढंग से नहीं खाएंगे और कभी आपसे ओपन अप नहीं होंगे। बट मुझे लगता है कि उस टाइम पे माता पिता भाई जितने जो भी आपके एकल परिवार हो गया आज तो न्यूक्लियर, ये आपस में बात करें कि ये फेसबुक है, देखो ऐसा होता है, कभी ऐसा भी हो जाता है, तुमको क्या लगता है, बच्चे से पूछ रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, इतनी लाइक्स मिल गई तो क्या मतलब इसका मतलब ये थोड़ी कि अब पॉपुलर हो गए, किसी ने ट्रोल कर दिया, आजकल वो भी बहुत प्रॉब्लम है। आपने कोई फोटो डाली, किसी ने ऐसा कोई कमेंट कर दिया, आपको बहुत बुरा लग गया। जी। तो वो सब चीज़ें पे डिस्कशन करना, ओपन कॉन्वर्जेशन, तब आप बच्चा उससे
एनालिसिस सीखेगा, क्रिटिकल थिंकिंग सीखेगा, ये भी सीखेगा कि हाँ मैं मोबाइल यूज़ कर रही हूँ या कर रहा हूँ और इसका क्या सही है और क्या गलत है इसमें, और मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जी जी जी। तो हम उससे दूर नहीं रह सकते, पर उसमें रह के उसको समझ के और सही तरह से उपयोग करें, यही कर सकते हैं। जी जी जी। जी, आजकल सोशल मीडिया के दौर में जैसा आपने कहा कि हम एक दूसरे से कंपेयर करते हैं, एक होड़ है कि हमें दूसरे से बेहतर जीवन अपना सोशल मीडिया पर दिखाना है, जिससे कि हम शायद किसी से और अच्छे लगेंगे। लेकिन ये हकीकत है कि लाइफ बिगिंस व्हेन कंपैरिजन एंड्स, यानी कि जब हम दूसरों से अपनी ज़िंदगी को कंपेयर करना बंद कर देते हैं तो हम ज़्यादा खुशी से और ज़्यादा बेहतर जीवन जो है वो बिता पाते हैं। यही बात अभिभावकों को भी समझने की ज़रूरत है और स्टूडेंट्स को भी यही समझने की ज़रूरत है। अब मैम, जाते जाते आप पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को क्या एक मैसेज देना चाहेंगी इस मंच से? आज की जो ज़िंदगी है ना, जिसको हम एक इंग्लिश में एक एक्रोनिम है वूका वर्ल्ड, VUCA, शायद आप लोगों ने सुना ही होगा। सो वूका मतलब वॉलेटाइल, अनसर्टन, कॉम्प्लेक्स और एम्बिगुअस। मतलब वॉलेटाइल है, अस्थिरता बहुत है, अनिश्चित है, पता नहीं कब क्या होगा, जटिल है, कॉम्प्लेक्स है और अस्पष्ट है, एम्बिगुअस मतलब क्लैरिटी नहीं है। फ्यूचर भी ऐसा ही होना है कि आज हम जो सिखा रहे हैं बच्चों को, मतलब हम भूतकाल में जो हमने सीखा उस तरीके से हम आज के बच्चों को सिखा रहे हैं और उनको तैयार कर रहे हैं एक ऐसे भविष्य के लिए जिसका हमें कुछ पता ही नहीं है। जी। तो इस वूका वर्ल्ड में, इस ऐसे जिसमें हमको भविष्य इतना अनिश्चित है और इतना अस्थायी है, उसके लिए मुझे लगता है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने आप को सशक्त बनाएं। जी। सेल्फ एम्पावरमेंट, अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाएं, इतना करेजियस बनाएं कि हर तरह के चैलेंज हम झेल पाएंगे। जी जी। क्योंकि बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होने वाला है फ्यूचर। जी। और ये तो बच्चे भी बड़े भी, हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। जी। तो इस पे मुझे मोहम्मद इकबाल का शेर आपने सुना ही होगा कि खुद को बुलंद कर इतना कि तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अपने आप को, मनस्थिति को इतना स्ट्रांग बनाइए कि हर तरह के स्थिति में आप उसको मतलब ओवरकम कर पाएं और आगे बढ़ पाएं। अल्लामा इकबाल साहब का बहुत खूबसूरत शेर आपने सुनाया और इस शेर के साथ बात करने का तो बड़ा सारा मन हो रहा है, क्योंकि बालिका शिक्षा पर जब बात होती है तो मेरा मन ये कहता है कि और आगे बात की जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा विस्तृत क्षेत्र है जिसमें काफी मन करता है शिक्षा के, अगर जब आप बात कर ले तो ऐसा लगता है कि बहुत कुछ करना बाकी है, बहुत कुछ करना बाकी है। चलिए थोड़ा सा आगे के लिए छोड़ देते हैं और आज आप आई अलबेलो राजस्थान में, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना अमूल्य समय आपने आज दिया इस कार्यक्रम में। बहुत धन्यवाद। आप दोनों का भी बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। जी जी जी। प्रणय जी, आपने सावन का जिक्र किया था। बिल्कुल किया था। सावन हमारी जो राजस्थान की धरा है, इसकी संस्कृति से जुड़ा हुआ एक त्योहार है। बिल्कुल है। हरियाली तीज आने वाली है। बिल्कुल आने वाली तो है। ये जो वक्त है, तो क्यों ना एक सावन का गीत सुन लिया जाए। हाँ, सावन का गीत सुना जाए। आने वाले जो घेवर बनने वाले हैं उसका भी हम आनंद लेंगे। हमें दीजिए इजाजत। अलबेलो राजस्थान के अगले अंक में फिर आपसे मुलाकात होगी। आज्ञा दीजिए प्रणय भारद्वाज को और अनीशा सिंह को। हम फिर नमस्कार।